हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं पेन किलर्स के ऊपर, जिसे अक्सर हर कोई यूज़ करता है कॉमन बॉडी पेन में। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर। पहला तो हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसके मैकेनिज़्म के बारे में, ये कैसे काम करती है, कहाँ पे बाइंड होती है और सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके यूजेस के ऊपर कि हम पेन किलर्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ऐसी मार्केटेड मेडिसिन्स के देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उन्हें कॉमनली यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे बॉडी पेन्स के लिए। और एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी वार्निंग्स और इन पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट। पेन किलर्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आपके दर्द को कम करती हैं, और पेन किलर्स अपने नेचर में एनाल्जेसिक और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। यानी कि ये दर्द के साथ साथ आपकी स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती है। और पेन किलर्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आती है, यानी नसेट्स में आती है। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो जब सेल्स डैमेज होते हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं आर्चिडोनिक एसिड और दो एंजाइम कॉक्स 1 और फॉक्स 2, जो आर्चिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, जो कि फिर से दूसरे तरह के केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, इन्फ्लेशन यानी कि सूजन करना, और पेन को सहने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। सारे एंजाइम्स की एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर रिएक्शन होता है, और उस जगह पर आर्चिडोनिक एसिड बड़े आराम से फिट होता है। और दूसरा, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ एडजस्ट होने के लिए या आने के लिए जगह नहीं बचती, और इसी एक्टिव साइट पर आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन अपना अपना काम करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग तरीक़ों का काम करते हैं। एस्पिरिन साहिल के जो कांटे होते हैं उसकी तरह काम करती है। जो उसके कांटे होते हैं वैसे ही एक स्पाइक टाइप का निकल कर जाके उसकी एक्टिव साइट पर फंस जाता है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है, और आर्चिडोनिक एसिड उस पर बाइंड नहीं हो पाता। इसकी वजह से कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ आइबुप्रोफेन एक्टिव साइट पर पहुंचकर टूटता नहीं है और ना ही एंजाइम को चेंज करता, वो सिर्फ कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को जाके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जब तक आइबुप्रोफेन उस जगह पर रहेगा आर्चिडोनिक एसिड वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा। अब जानते हैं कि पेन किलर्स को किस किस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है बॉडी पेन, यानी आपके बॉडी में जितने भी तरह के पेन सेंसेशंस होते हैं उन सब में आप पेन किलर से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर पे दिख रहा है, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन या स्पाइन पेन। इसके बाद आप इसे सारे तरीके के हेडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हेडेक्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, क्लस्टर, टेंशन, साइनस, तो इन सब में ये रिलीफ देती है। इसके बाद आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन दोनों कंडीशंस में आप पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस में क्या होता है, आपके जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि सूजन, और या फिर जो कार्टिलेज होते हैं, जो एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव टिश्यू की आपके बोन्स के ऊपर जॉइंट्स के पास, वो जो लेयर है वो एज के साथ धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है, और जब वो डिटोरिएट हो जाती है पूरी तरीके से या फिर होते रहती है तो उस कंडीशन में पेन होता है। उस पेन से भी रिलीफ देती है पेन किलर्स। इसके बाद हम पेन किलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके जो भी मसल पेन्स होते हैं, जैसे कि आप जिम वगैरह करते हैं या कभी हैवी लोड उठा लेते हैं, या फिर आप कभी एक्सीडेंट होता है गिर जाते हैं, उन सिचुएशंस में आपकी मसल खींचे जाते, कंटिन्यूस पेन बना रहता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी, जैसे आपके मसल पे कोई भी इंजरी हुई है, उन सारी चीज़ों के लिए आप पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि फीमेल्स में मंथली पीरियड्स आते हैं जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के नाम से जानते हैं, तो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे जो पेन होता है, यानी पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है, ये उसको ठीक करती है। इसके बाद एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक कंडीशन है जिसमें स्पाइन के बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और बैम्बू स्पाइन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें कंटिन्यूस पेन बना रहता है और आपको वो पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो उस सिचुएशन में भी आप पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत बेहतर रिलीफ मिलेगा। अब हम मार्केट में अवेलेबल पेन किलर्स और उनकी डोजेज जानेंगे। सबसे पहला है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन फीवर और पेन दोनों में यूज़ की जा सकती है। ये मार्केट में 500 और 650 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसे आप 0.5 mg से लेकर 1 ग्राम तक एक दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोजेज पर डे 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती है और हाइयर डोजेज में ज़्यादा दिन तक लेते रहने से आपको अल्सर, किडनी और लीवर डैमेज की समस्या हो सकती है।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आइबुप्रोफेन। ये मार्केट में 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसे आप पर डे 400 से 800 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एसिक्लोफिनेक। ये मार्केट में 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसे पर डे 100 mg 1 या 2 बार लिया जा सकता है। अगला ऑप्शन है डाइक्लोफिनेक। ये मार्केट में 100 mg में अवेलेबल है, जिसे आप दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है एस्पिरिन। ये मार्केट में 325 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे अक्सर माइग्रेन में प्रिस्क्राइब किया जाता है और पर डे आप इसे 3 से 5 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेप्रोक्सन, जो कि मार्केट में 250 mg और 750 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आप दिन में 2 या 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी सस्टेन रिलीज टैबलेट 750 mg की आप एक दिन में 1 बार ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है पायरोक्सिकैन। ये मार्केट में 20 mg की टैबलेट अवेलेबल है, जिसे दिन में 1 बार कंज्यूम किया जा सकता है और DT यानी डिस्पेसिबल टैबलेट होती है, जिसे आपको पहले पानी में डालना होता है, उसके बाद जो सोल्यूशन तैयार होगा उसे आपको पीना होता है। अगला ऑप्शन है मेलॉक्सिकैम। ये मेडिसिन 15 mg की स्ट्रेंथ में आती है और पेशेंट इसे 7.5 mg से लेकर 15 mg की स्ट्रेंथ में दिन में 2 बार या 1 बार ले सकता है। अगला ऑप्शन होता है टेनॉक्सिकैम। ये मेडिसिन 20 mg की टैबलेट में अवेलेबल है, जिसे आप 20 mg पर डे ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इटोरीकॉक्सी। ये मेडिसिन 60 और 120 mg की टैबलेट में अवेलेबल है, जिसे आप दिन में 1 बार 120 mg कंज्यूम कर लें या फिर 60 mg की 2 बार डोजेज ले लें। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सिलापॉक्सिन। ये मेडिसिन 200 mg में अवेलेबल होती है, जिसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है कीटोरोलैक। ये टैबलेट 10 mg में आती है और इसे पेशेंट 10 या 20 mg हर 6 घंटे में ले सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन का मैक्सिमम डोजेज 90 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है इटोडोलैक। ये टैबलेट 400 mg की आती है और इसे 200 या 400 mg दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है कीटोप्रोफेन। ये मेडिसिन थाइकोपोल्चिकसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ग्राम प्लस 50 mg, और इसे अक्सर मसल पेन वगैरह में दिया जाता है और ये 50 mg या 100 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फ्लर्वीप्रोफेन। इसे आप दिन में 2 बार या 3 बार यूज़ कर सकते हैं 50 mg की स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट ऑप्शन है मिफेनेमिक एसिड। इस मेडिसिन को आप दिन में 3 बार 250 mg की स्ट्रेंथ में यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है निमेसोलाइड। ये मेडिसिन आप तभी यूज़ करें जब इसके पहले की दवाइयों से आपको आराम ना मिल रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती है और इसे मैक्सिमम 3 वीक से ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये पेट में अल्सर कॉज कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है और 100 mg की स्ट्रेंथ में आप दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है नेब्यूमिटेन। इसका भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है और इसे दिन में 1 बार 500 mg यूज़ करना ही सही है। तो अगला ऑप्शन है प्रोपीफीनाजोल। ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगी, जिसमें पैरासीटामोल 300 mg, प्रोपीफीनाजोल 150 mg और कैफीन 50 mg अवेलेबल होता है, जिससे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं 300 या 600 mg की स्ट्रेंथ में। अगला ऑप्शन है नीफोफार्म। ये मेडिसिन आपको पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में मिलती है, जिसमें 325 mg पैरासीटामोल और 50 mg नीफोफार्म होता है और इसे आप दिन में 2 बार या 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है इस पूरी लिस्ट की सबसे ज़्यादा डेंजरस मेडिसिन, क्योंकि इस मेडिसिन को लेने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपको तभी यूज़ करना होता है जब बाकी कोई भी पेन किलर मतलब काम ना कर रही हो या कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन ना हो, और पेशेंट इसे दिन में 2 बार या 3 बार कंज्यूम कर सकता है 25 या फिर 50 mg की स्ट्रेंथ में। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेन किलर्स के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो कुछ लोगों को पेन किलर्स लेने की वजह से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उन्हें नसेड यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी होती है। तो ऐसे लोगों को पेन किलर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और जो पेन किलर्स होती है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, तो ऐसे लोगों को भी पेन किलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये आपके एसिड सिक्रीशन को स्टमक में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको गैस, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीज़ों की दिक्कत होती है। कुछ वार्निंग भी होती है, जैसे कि किन लोगों को ये ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए या फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से। तो सबसे पहला है, इस मेडिसिन को लीवर पेशेंट जिन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उन्हें यूज़ नहीं करना है, और अगर आपके लीवर हेल्दी भी है तो इसे लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है, वरना आपके लीवर को डैमेज हो सकता है
और हेपेटिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, किडनी पेशेंट्स, यानी कि जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनको किडनी से रिलेटेड कुछ इशू होता है, उन लोगों को भी यही एडवाइस है कि आप पेन किलर्स का यूज़ ना करें। तीसरी बात ये, जैसे कि आपको पता है एसिड बढ़ा देती है, ये आपका एसिड सिक्रेशन बढ़ा देती है पेट में। तो जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है या गैस वगैरह की दिक्कत है, स्टमक रिलेटेड कोई इशू है, उन लोगों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ हैं, उनका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उनकी हार्ट की जो कंडीशन है वो और ख़राब हो सकती है, इसलिए उन्हें भी इससे अच्छी खासी दूरी बना कर रखनी चाहिए। इसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे बच्चे होते हैं, जैसे कि 5 साल से लेकर 10 साल तक या फिर उससे छोटे बच्चे, उन सारे में सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का यूज़ होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के और परिवार के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।